आज हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ की, है ना। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको स्नेल्स लॉ एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। आपका जब भी एग्ज़ाम है तो उसमें एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा स्नेल्स लॉ, चाहे 2 नंबर में है चाहे 4 नंबर में है ना। तो जो स्नेल्स लॉ है वो बेसिकली आपको बताता है रिलेशनशिप बिटवीन, है ना। मैं लिख देता हूँ। तो दिस लॉ डिफाइंस द relationship between the angle of incidence and angle of refraction when the ray is passing through two different medium with different refractive index। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक मीडियम ये है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है ना। ये अगर मैं एक नॉर्मल ड्रा कर लेता हूँ, है ना, तो ये हो गया आपकी रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टेड जो लाइट यहाँ से आएगी ना, ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, ये एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया। ठीक है, तो अब बेसिकली हम इसको अगर डेरिवेशन में देखेंगे ना, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं φ1 से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं φ2 से। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब n1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 से ज़्यादा है, इससे अगर ज़्यादा है, तो द रे मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो रे है वो इसकी मूवमेंट इस तरफ रहेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। और अगर ये जो n2 है, सॉरी n1 है, अगर n1 ग्रेटर देन n2 है ना, तो जो रे की मूवमेंट है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे, इसकी मूवमेंट इस तरफ रहेगी। ठीक है, समझ गए। ये आपको बात याद रखनी है ना। जब मैंने आपको बताया था क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल में क्या था कि किस एंगल पे हम इसको इंसिडेंट कराएं, है ना, इस एंगल पे इंसिडेंट कराएं जिससे ये जो एंगल φ2 है ये 90 डिग्री का हो जाए, मतलब इस तरफ चला जाए, है ना। ये कब पॉसिबल था? ये तब पॉसिबल है जब n1 इज़ ग्रेटर देन n2। ठीक है, इस लाइन को आप याद रखो कि ये लाइन, इस लाइन की वजह से फाइबर ऑप्टिक्स में ट्रांसमिशन होता है रे का, इस लाइन की वजह से। ठीक है कि नहीं? तो स्नेल्स लॉ एक रिलेशनशिप बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लिखेंगे उसको, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लिखते हैं n1 इंटू साइन φ1 इज इक्वल टू n2 साइन φ2।
ठीक है। तो N1 क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, phi1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। N2 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, phi2 हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये उसके रिलेशन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं N1 डिवाइड बाई N2 इज इक्वल टू साइन phi2 डिवाइड बाई साइन phi1, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो N इज इक्वल टू C डिवाइड बाई V, मतलब वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइड बाई वेलोसिटी इन मटेरियल, ये जो मीडियम है ना। तो दोनों के बीच में रिलेशन है। तो अगर मैं रिप्लेस करूं इस चीज़ से तो N1 क्या आ जाएगा, C डिवाइड बाई V1 और C डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू साइन phi2 साइन phi1, ठीक है। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, V2 बाई V1 इज इक्वल टू साइन phi2 साइन phi1, ये रिलेशन है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं अगर इसको आपको थोड़ा सा, अच्छा आप देखोगे ना, सी V1 नीचे आ गया, ये C नीचे आ गया, इसका जो V2 था वो ऊपर चला गया, है ना। तो C से C कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, V2 बाई V1, ठीक है। ये क्या है, स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल रिप्रेजेंट करते हैं फाई सी से, ठीक है। तो व्हेन वी प्रोग्रेसिवली increases the angle of incidence phi1 there will be progressive increases in angle of refraction at some point the angle of refraction becomes 90 degree to the normal, ठीक है। when this happens the refracted light travels along the interface, ठीक है। अब मैं ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, है ना। क्या है इसमें मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि ये जो
आपका एंगल है ना, फाई 1, ये आपका एंगल हो गया फाई 2, ठीक है, N1 डिवाइड बाई N2, ठीक है। कंडीशन ये है कि N1 शुड बी ग्रेटर देन N2। तो अगर आप इसको इंक्रीज करोगे, ये जो फाई 1 है आप इसको इंक्रीज करो, आप इसको इंक्रीज जैसे करोगे अकॉर्डिंगली ये आपका फाई 2 भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और एट सम पॉइंट सपोज यहाँ कहीं इस एंगल पे कहीं पे ये जो फाई 2 है ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये जो फाई 2 है मतलब आपने फाई 1 इंक्रीज करते रहे अकॉर्डिंगली आपका फाई 2 भी इंक्रीज होगा ना। तो एट सम पॉइंट ये जो फाई 2 है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम है ना जो एंगल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच the angle of refraction phi 2 becomes 90 degree to the normal is called critical angle, और रिप्रेजेंट करेंगे फाई सी से, है ना। तो जो फाई सी है वो बेसिकली क्या है, फाई 1 फाई सी हो जाता है व्हेन फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। कंडीशन एक है कि आपका N1 शुड बी ग्रेटर देन N2, है ना। ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, ये तभी होगा ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब N1 बड़ा होगा N2 से तभी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से इस तरफ मूव करती है, ठीक है। और अगर N1 छोटा है N2 से तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, जो रिफ्रैक्टेड रे वो मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो इस तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, है ना। तो उसमें लाइन लिखी होगी एंगल ऑफ, जब आपका क्रिटिकल एंगल है तो उस टाइम जो ये यहाँ से आपकी वेव आएगी तो इंटरफेस के थ्रू ट्रैवल करेगी, ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतनी डेफिनेशन काफ़ी है इसकी क्रिटिकल एंगल की। 4 नंबर में है तो जो डेरिवेशन में लिखूंगा वो भी आप करोगे, है ना। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, है ना, फाई 1 N1 इंटू साइन फाई 1 इज इक्वल टू N2 साइन फाई 2, है ना। तो N1 इक्वल टू साइन फाई सी इज इक्वल टू N2 माइनस साइन 90 डिग्री, है ना। तो साइन फाई सी इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1, है ना। अब इससे मैंने कैसे ड्राइव किया कि जो साइन 90 डिग्री है ना वो क्या होता है 1 के बराबर होता है ना। और जो फाई क्या हो जाएगा, फाई सी के बराबर हो जाएगा। तो मैंने फाई 1 की जगह फाई सी लिख दिया, है ना, फाई 1 की जगह फाई सी लिख दिया, है ना।
फाई टू की जगह 90 डिग्री लिख दिया, है ना। फिर साइन 90 क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया, है ना। तो ये जो पूरी रिलेशन थी क्या होगी, N1 इक्वल टू साइन फाई सी इज इक्वल टू N2 इंटू 1, है ना। तो जो साइन फाई सी क्या आ जाएगा, साइन फाई सी इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा N2 डिवाइड में N1। ये आप रिलेशन याद रखोगे, ठीक है। तो अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डिवाइड कर दो तो आपको साइन फाई मिल जाएगा, है ना, क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा, है ना। और इसको थोड़ा सा और, फाई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स N2 बाई N1, ठीक है। सो द क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स on the refractive index of both the medium, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पे डिपेंड करता है ना, साइन, ये देखो आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रिटिकल एंगल, है ना, याद रहेगा। उसके बाद एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं TIR, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसका मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि when V increases the angle of incidence phi 1 beyond the critical angle phi c, है ना, the light does not travels, ये आप लिखो, पास थ्रू द इंटरफेस इनटू द अदर मीडियम, ठीक है। द इंटरफेस एक्ट्स लाइक ए मिरर और रिफ्लेक्टिव सरफेस, एंड नो ray is escape through the medium. In this condition, the angle of reflection phi 2 is equal to angle of incidence phi 1. This phenomena is called total internal रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा है इसमें कि अगर ये जो phi 1 है ना, ये ग्रेटर होगा phi c से, ठीक है। तो क्या होगा,
जो इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट थी, ये जो इंसिडेंट लाइट थी ना, तो जब 5C पे क्या था कि ये जो इंसिडेंट लाइट थी ये यहाँ पास कर जाती है। कब? जब 5-1 है ना, ये जो 5-1 है ग्रेटर देन 5C, ठीक है। अगर 5-1 सॉरी जब 5-1 इज इक्वल टू 5C है तब तो ये कंडीशन है, ये यहाँ से आएगी और ये इसके पैरेलल में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 5-1 ग्रेटर देन 5C है तो क्या होगा, ये जो लाइट है ये लाइट यहाँ तक आएगी और फिर ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया 5-2, ठीक है। तो ये कंडीशन कब हुई? जब N1 ग्रेटर देन N2। तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ से फिर वही कंडीशन आएगी, फिर ये यहाँ पे जाएगी, फिर ये इस तरह से जाएगी। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और वो क्या कह रहा है कि 5-1 इज इक्वल टू 5-2 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो जिसके कारण ऑप्टिकल फाइबर में लाइट पास होती है वो ओनली बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो दो कंडीशन है, फॉलोइंग आर टू कंडीशन टू एग्जिस्ट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर एग्जिस्ट होगा तो क्यों होगा? दो कंडीशन है। पहला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन अदर मीडियम, मतलब N1 शुड बी ग्रेटर देन N2, तब होगा ये, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस 5-1 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो जो 5C है शुड बी ग्रेटर देन 5-1 शुड बी ग्रेटर देन 5C, है ना। ये आप याद रखोगे कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 5-1 शुड बी ग्रेटर देन 5C, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, और मीडियम है जिसके थ्रू लाइट पास होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका जो सराउंडिंग में दूसरा मीडियम है उससे बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नोट्स में उस पर भेज दूँगा।